तुम्हारी जो परंपरा है उसको सब जानते हैं। कहां से गोधरा से तुमने कत्ल करने शुरू किए और तुम गुजरात ले गए और फिर उसके बाद में अपने ही गृह राज्य मंत्री को मरवाया। भूले तो नहीं होंगे गुजरात वाला जो था। और फिर उससे जुड़े हुए शाहबानो वगैरह सबको मरवाते हुए जस्टिस लोया तक पहुंचे और तुमने इलेक्शन जीतने के लिए छोड़ा नहीं। पुलवामा में भी जो सैनिक हैं, 44 सैनिक हैं, उनकी हत्या की, शहीद नहीं हुए, उनकी हत्या की हमारे सैनिकों की। ये सब जानते हैं। हम अहिंसावादी हैं, हिंसक तुम हो और तुम्हारा कत्ल का इतिहास, हिंसा का इतिहास किसी से छुपा नहीं है, देश सब जानता है। नहीं, मैं समझता हूँ कपड़ों से पहचान ले कौन लोग विरोध कर रहे हैं। वो कहा था ना चौकीदार ने वहां पे एक मीटिंग में, वो झारखंड वाली में, क्योंकि वो जो विरोध कर रहे हैं कपड़ों से पहचान ले, देख भाई कपड़ों से, है ना। काले कोट वाले विरोध कर रहे तेरा भाई कि भी हमने लागू कर दिया है। और वो लागू कब किया? जब हमने उसको कहा कि अगर दम है तो लागू करना। जो 12 तारीख को साइन करा के और रखा हुआ है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया और उसी दिन कर दिया। मैं जामिया पे ये बात कह रहा था, वो 10 तारीख को लागू कर दिया। कोई बात नहीं, सरकार ने लागू कर दिया, ये उसकी जिद है। लेकिन हमारी भी जिद है कि जितनी ताकत से अब तक लड़ रहे थे, अब उससे ज्यादा ताकत से हम सड़क पर लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। किसी भी हालत में इस देश की जनता पीछे हटने वाली नहीं है और सरकार का मुकाबला करेगी, पूरे अहिंसात्मक रूप से मुकाबला करेगी, पूरे संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से मुकाबला करेगी जनता। सर, सरकार ये कह रही है कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको इसकी समझ नहीं है या विपक्षी लोग उनको भड़का रहे हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कपड़ों से पहचान ले कौन लोग विरोध कर रहे हैं। वो कहा था ना चौकीदार ने वहां पे एक मीटिंग में, वो झारखंड वाली में, क्योंकि वो जो विरोध कर रहे हैं कपड़ों से पहचान ले, देख भाई कपड़ों से, है ना। काले कोट वाले विरोध कर रहे तेरा भाई, है ना। इसलिए सरकार को समझ में आ जाना चाहिए, ये जो गुमराह करने की कोशिश कर रही है, देश की जनता गुमराह किसी हालत में नहीं होगी। और अगर वकील सड़क पर आ गए हैं जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर, वो भी आंदोलन का हिस्सा हैं, तो सरकार को समझ में आ जाना चाहिए अब तुम्हारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। बेहतर है कि ये सारे कदम जो तुमने उठाए हैं इन्हें वापस लो और इस्तीफा देके ईमानदारी से, हालांकि है नहीं ईमानदारी, फिर भी ईमानदारी से इस्तीफा देके दोबारा से लोकसभा चुनाव करवाओ, लोकसभा को भंग करके, और फिर 56 इंच का सीना दिखाओ, तब तो बात है, उससे पहले कुछ भी नहीं। सर, आप तो आज सड़कों पर आए हैं और जो विरोध, क्या बात कर रहे हैं यार, रोज तो सड़कों पे देख दो, महीना भर, हाँ बताओ, किसी दिन जाता होगा रोज ही सड़कों पे भाई, इसमें इतने सारे लोग एक साथ। अच्छा, तो इसलिए ना कि उसको बताना था कि भैया कपड़ों से पहचान, कैसे कैसे पहचानता। के कपड़े देख के आपको डर नहीं लगता कि पुलिस ने लाठियां बरसा रही है अरे यहाँ पर? यार तुम ही नारे लगाते हो, यहाँ छात्र नारा लगा रहे हो कि हम पे लठ बजाते हो और वकीलों से डरते हो। 30,000 याद करो, अपने दिन याद करो। हम तो कह रहे हैं लठ बजाए भाई, हम तो अहिंसक तरीके से काम कर रहे हैं, हम तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, अदालत में लड़ते हैं और सड़क पर भी बहुत ही लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जनता के साथ वो लड़ाई लड़ेंगे। सरकार को समझ में आ नहीं रहा है कि उसने कितना बड़ा गलत कदम उठाया है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो काम उसने कहे थे, जो उसे करने थे, वो काम उसे करने चाहिए, लेकिन सरकार उन कामों को करने में पूरी तरह से असफल है। और सरकार को यह मालूम हो चुका है कि देश की बहुसंख्यक आबादी, अगर मैं ये कहूं कि 90% लोग आज की तारीख में सरकार के खिलाफ हैं, ये बात उसके पास भी है। आईबी की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उनके पास में है। इसलिए आने वाले समय में उसकी सरकार किसी हालत में नहीं बनेगी। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर ईवीएम खत्म कर दी जाए और दोबारा से लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, तो इनके और इनके साथियों के 100 सीटें भी लोकसभा में नहीं आ सकती हैं। इसलिए उसको समझ में आ रही है, इसलिए वो जल्दबाजी कर रही है और वो जिद कर रही है। और जो जिद करता है वो या तो अहंकारी व्यक्ति होता है या वो मूर्ख होता है और डरा हुआ व्यक्ति होता है जो धमकाने की कोशिश कर रहा है। हम ये सारी चीजें समझ रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी, तो क्या लगता है कि नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो उसको ठीक लगेगा वो कहेगा, वो करेगा। हमारा काम है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो संवैधानिक स्थिति है उसको रखना, कानूनी पक्ष को पूरी मजबूती से रखना। और आप सब जानते हैं कि इस कानून के तहत सीए के माध्यम से संविधान का हनन किया गया है, संविधान का उल्लंघन किया गया है, संविधान का अपमान किया गया है। क्योंकि संविधान की अगर प्रस्तावना आप पढ़ते हैं, प्रस्तावना में ही लिखा गया है कि हमारा देश
सेकुलर देश है। और जब आप नागरिकता देने की बात करते हैं उसमें से मुस्लिम को छोड़ देते हैं, आप नास्तिक लोगों को छोड़ देते हैं, तो आप मतलब ये है कि धर्म के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हैं। और धर्म के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। और अनुच्छेद 14 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, भाषा और राज्य के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यही बात हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट में भी कहेंगे, यही बात यहाँ कह रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं और समझा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 370 धारा हटा दी हमने, ट्रिपल तलाक खत्म कर दिया, बाबरी मस्जिद खत्म कर दिया, अब हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। तो मतलब क्या हमारे धैर्य का, क्या हमारी समझदारी का इम्तिहान ले रहे हो? ये माना हम 3 तलाक पर नहीं बोले थे, ये माना हम मॉब लिंचिंग पर भी चुप रहे, ये माना हम 370 पे चुप रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारा अस्तित्व खत्म करने की बात करोगे, इस देश के संविधान को खत्म करने की बात करोगे तो हम चुप बैठे रहेंगे। हमारी सहन शक्ति को सरकार अगर हमारी कमजोरी समझ रही है तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। देश का नागरिक, देश का व्यक्ति कमजोर नहीं है। और अगर मुस्लिम की बात कहो, मुस्लिम कमजोर नहीं है, मुस्लिम बहुत समझदार है, बहुत धैर्य वाला है, इसलिए शांत बैठा है। लेकिन अगर आप उसके अस्तित्व को खत्म करने की बात करोगे, इस देश के लोकतंत्र और संविधान की खत्म करने की बात करोगे, कोई भी चुप नहीं बैठेगा, किसी हालत में चुप नहीं बैठेगा। और जब आप खड़े हुए हैं तो आप दिखाएंगे कि सरकार ही भागेगी, देश की जनता नहीं भागेगी। देश की जनता डट कर मुकाबला करेगी और सड़क पर मुकाबला करेगी और सड़क पर हम इस सरकार के घुटने टिका देंगे। आरएसएस बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में, वो सारे हिंदू हैं पहले। यार कोई समझदार व्यक्ति बात करे तो बात करो यार। आरएसएस प्रमुख की बात करो जिस पे धर्म के आधार पर घृणा फैलाने के बाद दूसरा कोई काम नहीं है, उसकी क्या बात कर रहे हो यार? ये देश आरएसएस प्रमुख के इशारे से नहीं चलता, उसके वजह से नहीं चलता, उसके ढंग से नहीं चलता, ये संविधान से चलता और संविधान से चलेगा। और नफरत फैलाना बंद करे। इस देश में 130 करोड़ की जो बात कर रहा ना कि हिंदू हैं, इस देश में हिंदू जो हैं इतने न थे न हैं। और जिनकी वो बात कर रहा, हिंदुओं को तो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है क्या कि वो मनुवादी व्यक्ति है। और मनुवादियों की संख्या 10 करोड़ भी नहीं है इस देश में, 130-35 करोड़ की बात कर रहा है। उसे समझ में आ जाना चाहिए। नहीं पढ़ा तो इतिहास पढ़ ले, हमेशा बंच ऑफ थॉट्स में काई कोट का रहता है। कुछ और भी पढ़ भाई, कोई और भी किताब पढ़, संविधान पढ़ इस देश का। बीजेपी का कहना है कि इस आंदोलन से जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो नक्सल, अर्बन नक्सली हैं, खान मार्केट गैंग, वो सारी एक्टिव हो गई। अच्छी बात है, ये सारे के सारे गैंग तुमने एक्टिव कर दिए तो अब ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और इकट्ठे हो गए, जब टुकड़े टुकड़े गैंग से तुम घबरा रहे हो और ये सारे जब इकट्ठे हो जाएंगे तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या हाल होगा भाई मेरे। और ये तुमने काम कर दिया, धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने सोए हुओं को जगा दिया। यही बहुत बढ़िया काम किया इसके लिए। अच्छा है, लेकिन एक किस लिए हो रहे हैं वो भी वो बताते हैं कि देश को, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय के बंधनों को तोड़कर हर जाति, हर धर्म और संप्रदाय के व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, बच्चा, बूढ़ा, औरतें, पुरुष, छात्र, वकील, हर कोई इकट्ठा हो रहा है और देश को बचाने के लिए हो रहा है। और तुम्हारी जो घृणित राजनीति है, तुम्हारी जो दूषित मानसिकता है आरएसएस की और बीजेपी की और तड़ीपार और चौकीदार की, इसको देश लोग समझ रहे हैं और इसी को खत्म करने के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सर नेता है वो तो खुलेआम अब भी कह रहे हैं कि जैसे यूपी में हुआ है, गोली लगी है, और दिल्ली में हुआ है, वैसा अगर और जगह होगा वहां भी हम डायरेक्ट मारेंगे। कोई बात नहीं, तो चलाओ ना तुम भाई। हम तो बिल्कुल अहिंसक रूप से आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि हम तो अहिंसावादी हैं। हम संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले हैं, हिंसा को मानने वाले तो तुम हो, इसीलिए लोगों का कत्ल कर रहे हो। और तुम्हारी जो परंपरा है उसको सब जानते हैं, कहां से गोधरा से तुमने कत्ल करने शुरू किए और तुम गुजरात ले गए और फिर उसके बाद में अपने ही गृह राज्य मंत्री को मरवाया। भूले तो नहीं होंगे गुजरात वाला जो था। और फिर उससे जुड़े हुए शाहबानो वगैरह सबको मरवाते हुए जस्टिस लोया तक पहुंचे और तुमने इलेक्शन जीतने के लिए छोड़ा नहीं। पुलवामा में भी जो सैनिक हैं, 44 सैनिक हैं, उनकी हत्या की, शहीद नहीं हुआ, उनकी हत्या की हमारे सैनिकों की। ये सब जानते हैं। हम अहिंसावादी हैं, हिंसक तुम हो और तुम्हारा कत्ल का इतिहास, हिंसा का इतिहास किसी से छुपा नहीं है, देश सब जानता है। बीजेपी कहती है आप देश को तोड़ने की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग। ये तो देश ही तय कर लेगा कि कौन तोड़ने की, कौन जोड़ने की बात कर लिया। हम तोड़ने की नहीं, तोड़ने की वो कर रहे हैं, हम तो देश को जोड़ने की बात करें। अरे तुम तो सेना को भी अपमानित कर रहे हो, तुम सेना को जोड़ के नहीं रख सके, 1.5 लाख सैनिकों को निकालने की बात कर रहे हो। और सेना में जो सैनिक हैं, जो आर्म फोर्सेज हैं,
उनकी क्या हालत है सैनिकों की, आपने कभी सोचा है? तोड़ने की तुम करते हो, हम तो लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए हम संविधान की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तोड़ने का काम तुम्हारा है। सर वो ये कहते हैं कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी क्योंकि नागरिकता देने का है, तो इसलिए भारत के मुस्लिमों को डरने की। यार एक बात बताओ, ये न्यू कह रहे नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, ये जो तुम्हारे बाप की जागीर है, तुम हमारी नागरिकता छीन लोगे? हमें बताओगे क्या है? निश्चित रूप से इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, पर तुम कर क्यों रहे हो? इससे बताओ ना, क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि एनआरसी तुमने किया वहां पे असम में जो है 19 लाख लोग जो एनआरसी से बाहर हो गए, उनमें से 15 लाख के लगभग वो हिंदू हैं जिनसे तुमने वादा किया था तुम्हारी नागरिकता नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हारे ही कामों से उनकी नागरिकता खत्म हो गई। तो तुम क्या जवाब दोगे उन्हें? इसलिए उनको नागरिक बनाने के लिए तुम ये सारा खेल कर रहे हो, और उनको नागरिक बनाने के लिए आगे जो तुम्हारा खेल है उसके लिए एनपीआर तुमने शुरू कर दिया। एनपीआर एनआरसी की पहली कड़ी है, तुम्हारे गृह मंत्रालय के डॉक्यूमेंट में लिखा है। सो जब तुम्हारी नीयत सब लोग समझ रहे हैं, जिसलिए तुम काम कर रहे हो हमें पता है, नागरिकता नहीं आप ले सकते, नागरिकता देने की बात कर रही है, पर तुम ये बताओ कि धर्म के नाम पर तुम भेदभाव क्यों कर रहे हो? ये तो बताओगे ना आप। तुम कहते हो कि संविधान का पालन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे जो काम है वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि तुम संविधान का न केवल अपमान कर रहे हो, संविधान को खत्म करने के सारे काम कर रहे हो आप। संविधान का जो सेकुलर कैरेक्टर है उसको खत्म करने की बात कर रहे हो, जो समानता का अधिकार दिया है उसको खत्म करने की बात। देश में बेरोजगारी है, जीडीपी गिर रही है, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है, एजुकेशन सिस्टम ठप हो रहा है, उसके लिए तो पैसा सरकार के पास नहीं है, लेकिन एनआरसी के लिए कहाँ से पैसा है? ये तो सरकार बताएगी कहां से आएगा, या मैं बताऊं आपको? डिटेंशन सेंटर सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? सरकार के पास पैसा आएगा, आपको ध्यान है 2017 से पहले नोटबंदी जब तक जीएसटी यहाँ लागू नहीं हुई थी, जीएसटी मैं बताता हूँ सरकार के पास पैसा कहां से आएगा। जब तक जीएसटी लागू नहीं हुई थी तब तक एक सेस होता है, एजुकेशन सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, ये सेस होता है किसानों के लिए सेस, यानी कि जो आप टैक्स देते हैं उस पे भी एक 2.5% 3% करके सेस होता है। सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले 4,04,000 करोड़ रुपया उस सेस के माध्यम से इकट्ठा किया, लेकिन सरकार ने सरकारी खजाने में जो जमा किया वो मात्र 2,30,000 करोड़ रुपया। 1,74,000 करोड़ रुपया कहाँ गया सरकार बता नहीं रही, सरकार के आंकड़े हैं। इसी तरह से हर जगह बेईमानी करी है, और इसी तरह से जो सरकार ने पैसे लिए हैं उससे रिजर्व बैंक से 1,76,000 करोड़ और अब और मांग रही है 45,000 करोड़, तो सरकार के पास इन कामों के लिए यहाँ से पैसा आएगा। अरे बेईमान सरकार है ये जो है, इसीलिए ये सारे काम जो कर रही है भ्रष्टाचार फैलाने वाली, और जो नोटबंदी के माध्यम से सबसे बड़ा इन्होंने घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, ये सरकार गलत कामों के लिए सब पैसा है, अच्छे कामों के लिए पैसा इनके पास नहीं है, और सब समझ रहे हैं इस बात को।